आदाब। गवादर, पूरा बलूचिस्तान, सिंध और सिंध का दारुल-हुकूमत कराची और बेशतर पाकिस्तान इस वक्त बारिश की ज़द में है। हमारा प्रोग्राम भी थोड़ा सा बारिश की ज़द में आया है, इसलिए कि मैं तो घर से आप आया हूँ, लेकिन मेरे जो बाकी दो साथी हैं ज़रार और शाज़ेब वो नहीं निकल पाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, वो स्काइप और जूम के ज़रिए इस प्रोग्राम में शरीक हैं आपकी बातें सुनने के लिए। नंबर आपको मालूम है 021323092728 और 29। पहले कॉलर हैं कामरान अली साहब नवाबशाह से। वालेकुम सलाम जी कामरान भाई। सिवाय एक शख्सियत के जो महबूब है सबको, सियासतदान तो क्या उनके नामों से भी डरता हूँ। मेरी तनकीद में मुज़मिर है एक तामीर की सूरत, मगर मैं आजकल तामीरी कामों से भी डरता हूँ। सिवाय एक शख्सियत के, वो शख्सियत कौन है? बस वो सब जानते हैं सर। नहीं, बहरहाल में जब आपने शेर पढ़ा है तो हम नहीं जानते, आप बताएं, नाम बताएं भाई। अगर कुछ कह दिया तो भीप हो जाएगा यार। सर वो आजकल हाफिज की सूरत में है। अच्छा, वो कराची में हो या फिर कराची से गाँव में। ठीक है। मैं सिर्फ एक हाफिज को जानता हूँ, हाफिज हुसैन अहमद साहब जो हैं जमीयत उलमाए इस्लाम वाले हमारे दोस्त हैं। हाफिज नईमुर रहमान भी है सर, कराची वाले। हाफिज का मुल्तानी सोन हलवा भी है। वो मैंने अगले दिन एक तो जो सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, ताल्लुक नवाबशाह से, उनको एडवांस में मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरा वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बने आज मुस्तफा शाह साहब, वो भी नवाबशाह से ताल्लुक है, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तीसरा ये कि मैं चाहता हूँ कि वजीर मवासलात इस बार जो है वो सिंध से बने, क्योंकि सिंध में जो है मोटरवेज और हाईवेज की सूरत बहुत ही खराब है। सकरंड से लेके और काजी अहमद अपना हाला से लेके काजी अहमद तक जो है वो हाईवे बहुत ही ज्यादा खराब है, ना फैन से ना रिफ्लेक्टर्स हैं और बम्पी है रोड बहुत ज्यादा। और मुशर्रफ के दौर के बाद तो रिपेयर ही नहीं हुआ अब तक, इतनी बुरी हालत में है। यानी ये शोएब मकसूद वाला वाकया भी जो हुआ वो इसी टुकड़े में हुआ। और दूसरा ये है कि जो मेहरान हाईवे है वो बांदी शुगर मिल की वजह से, जो ट्रालियों की वजह से बहुत ज्यादा जैम रहता है, डेली घंटों के हिसाब से लाइनें लगी रहती है ट्रकों की, गाड़ियों की, और काफी परेशानी का सामना है। तो उसके लिए एक तो सर्विस रोड बनाया जाए, हुकूमत सिंध से भी सदा है और जो अथॉरिटीज उनसे भी। और दूसरा ये है कि जो M6 मोटरवे है, अब दोबारा शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, कई बार पहले भी वादे कर चुके हैं कि 2023 में कंप्लीट होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये सारी सूरत, तो मैं चाहता हूँ कि वजीर मवासलात कम से कम सिंध से बने। हाँ, तो आपने जिन साहब को सदर ममलिकत बनने पे पेशगी मुबारकबाद दी है, नवाब शाह के आसिफ अली जरदारी साहब, वो जाहिर है कोई भी वजीर मवासलात बना उसे हुक्म दे सकते हैं कि भाई ये कामरान अली साहब जो हैं, इन्होंने मेरे शहर के हैं, इन्होंने जो शिकायत की हैं वो फौरी अजाला किया जाए। तो वजीर मवासलात तो छोटी बात है, आपको तो सदर ममलिकत मिल रहे हैं जी। कोई और ऐड करेगा? मैं अपनी बात करना चाहूँ। क्या नाम है, आपने बात की ना उस वक्त अपने वो इंट्रो में कि हम भी थोड़ी सी बारिश की जद में आ गए हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो कराची शहर की अमीर तरीन कच्ची बस्ती है। हाँ। और मतलब बारिश 7 बजे खत्म हो गई थी। और आप खैबान शहबाज का हाल देखें इस वक्त, तो आपको दरियाए सिंध में इनफैक्ट शायद कम पानी है जितना इस वक्त दरियाए शहबाज पर है। और ड्रेन्स कहीं तो सही काम किए हैं, लेकिन कहीं और गटर उबल रहे हैं। और ड्रेन्स बन गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ड्रेन्स जा कहाँ रहे हैं। तो बड़ी एक मजेदार सूरत हाल है। आप तो मेरा ख्याल है कि बड़ी क्लियरली मेन रोड, मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं हुआ आपको। हाँ, ये जो डिफेंस क्लिफ्टन वालों की मजबूरियां हैं, अब रुलाएगा क्या? मैं मतलब यार बस देखो ना यार। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने खयाबान शहबाज का जिक्र किया, पिछले वो तबकों की भी तो बात करनी चाहिए ना। हाँ जी, पिसे हुए खुशहाल तबके, जो खयाबान शहबाज की आपने बात की, तो भैया शहबाज भले इस्लामाबाद में हो या कराची में हो, दोनों का एक ही हाल है इस वक्त। बहुत खूब। क्या बात की है मैंने।
है ना? क्या बात कर रहे हो? कभी कभी खुद को भी हैरान कर देते हैं। आप अपने मुंह में घी शक्कर डाल दें, मैं तो डाल नहीं सकता इतनी दूर से। अच्छा, मैं मंडे को ले आऊंगा। हसन अली सयानी साहब हैं हैदराबाद से। जी सर। जी आवाज आ रही? जी आ रही है, फरमाइए सर। ये पाकिस्तान जो है इस्लामी फलाही रियासत है, यहाँ बिजली और गैस के जो बिल आ रहे हैं, जो उसमें अगर पेमेंट नहीं होती तो ये 10% इस पे जो है जुर्माना हर्जाना लगा देते हैं, क्योंकि सालाना जो है वो उसका इंटरेस्ट बनता है 100%। जबकि बड़े बड़े जो सरमायादार हैं इनको 3 से 5% पे जो है पाकिस्तान में लोन मिल जाती है जी। और माशाल्लाह से वो इंटरेस्ट तो नहीं देते, लोन भी हजम कर जाते हैं जी। तो मेरा जो है आपके तवज्जुह से ये जो भी है, मैं आपसे इंतजा करता हूँ आपकी अदालत में कि आप इसमें कुछ बोलें कि इनको कम अज कम ये जो जुर्माना नजराना लगाते हैं वो जो बैंक का रेट है उसके हिसाब से लगाए ना, क्योंकि ये कोई मुजरिम तो नहीं, आदि मुजरिम तो नहीं, इनके पास बेचारे के पास पैसे नहीं भरते, अगले महीने भर देंगे। तो इन पे जो 100% इंटरेस्ट जो लगा रहे हैं बिजली और ये जो गैस के बिलों पे, हालांकि बहुत सी जो रेशियन वो रियासतें हैं वहाँ तो वो बिजली गैस वगैरह अपनी आवाम को फ्री देते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये कम से कम बैंक का इंटरेस्ट ही लगा ले ना बस, और कौन सी आदमी कोई मुजरिम तो नहीं है? सही है, सही है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है हसन अली सयानी साहब। देखें, अब आवाम जो हैं वो इस हद पे आ गए हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि जुर्माना ना लगाएं या जुर्माना माफ़ कर दें, वो सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार जुर्माना भी अगर लगाना है तो बैंक रेट पे लगाएं। इस लेवल पे आके आवाम जो हैं अपनी डिमांड्स रिड्यूस करते करते यहाँ तक आ गए हैं। ये आप भी हमारी हिमायत में खड़े हो जाए। जी जी। और दूसरा ये जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, इनकी तारीख जो पैदाइश है वो भी सिंध है और इनका जो है वो बना हुआ है हमारे इनकी जो आखिरी आराम का वो भी है। तो क्या दारुल खिलाफा भी अगर इधर होता है तो इनसे ठीक है, ये बिल्कुल एक अलग मौजू है, इस पे हम इंशाल्लाह वक्त चाहिए इस पे बात करने के लिए। और मैं सिर्फ ये जानना, मैं सिर्फ ये तस्दीक करना चाहूँगा कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ज़रूर है लेकिन इसे इस्लामी फलाही रियासत ना समझा जाए प्लीज़। हाँ प्लीज इस्लाम के अंदर तो फलाही जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस्लाम में तो बहुत चीजें होनी चाहिए जो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन बिल्कुल बात तो आपकी बजाय है वो सर। और ये जो डिबेट है ना ये कराची वाला, ये बड़ा मजेदार है कि कराची को दारुल हुकूमत होना चाहिए था एक जमाने में और इस पर भी काफी मजेदार डिबेट हुई है और इसकी भी एक बहुत एक इंटरेस्टिंग तारीख है। जी बिल्कुल। और अक्सर बंदा सोचता है कि अगर अभी भी होता तो क्या होता। एक व्हाट इफ, ये वन ऑफ द व्हाट इफ्स ऑफ हिस्ट्री है, बहुत व्हाट इफ्स हैं हिस्ट्री में। अगले कॉलर है हमारे साथ रहील अशर साहब ज़ाहिर कराची से। अस्सलाम वालेकुम रहील भाई, क्या हाल है आपके? आप तो मेरा ख्याल है फेज 2 में है ना, आप तो मेरे करीब ही रहते हैं। फेज 2 में नहीं जी, फेज 1 में है और पानी काफी है। 1 2 हाँ, फेज 1 में और फेज 2 में जो है वो अभी मैं देख रहा था मेट ऑफिस में, जो कराची में जो सबसे ज्यादा बारिश हुई है उसमें 3rd नंबर पे, और हमारा जो पानी है आप मेन कोरंगी रोड पे कहीं भी बात की तरफ जाएंगे तो वो फुटपाथ के ऊपर टच कर रहा है, तो लोगों को पता नहीं। पर हमारी ये एक खुशकिस्मती कहने जो हमारे इलाके के काउंसलर हैं वो ऑन टोज आ जाते हैं, वो शाम से थे और उन्होंने पंप लगा के पानी निकाल रहे हैं और ये पानी निकल जाएगा। जो आपने कहा सिस्टम, ये सिस्टम जाके मई जून में जाके जो इन्होंने सारी खुदाई की थी तो कहते हैं कि जी मई जून में जाके ये ऐसा होगा कि आइंदा बारिश का पानी इधर रुकेगा नहीं। ये बात हो कि अच्छा, मैं कोई सियासत जो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है उसके हवाले से आपसे 2 बात करूंगा। पहली बात, एक मैंने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके छोटी सी चीजें निकाली, लेकिन 2013 में इलेक्शन के बाद 411 कंप्लेंट्स आई थी पूरे पाकिस्तान से कि जी इन हलकों में, मतलब जो 411 कंप्लेंट्स थी 2018 में वो चली गई 299। तो मजेदार बात बताऊं आपको कि 2024 में जो है वो 87 है। 87 में से पीटीआई ने की है 22 में से 10 केपीके की हैं, 7 पंजाब की हैं और 5 सिंध की हैं। ये वही हाल होगा जैसे 2013 में 35% पंचर से होते होते वो 4 हलकों में आए, 3 हलकों में वो उनका सुनवाई नहीं हुई, जो फैसला आया वो उनके अगेंस्ट आया कि जो मौजूदा स्पीकर बने इनके हल्का
फिर तो दोबारा इलेक्शन हुए तो दोबारा जीत गए। एक ही बात। दूसरी बात मैं करूँगा, ये जो देखें, मैं 2022 से जब से इमरान खान हुकूमत से गए हैं, मैं एक ही बात करे जा रहा हूँ कि जी थोड़ी सी मेच्योर सियासत करें। उनको सपोर्ट है, नो डाउट, दो राय नहीं, सपोर्ट है, जो इलेक्शन में पता चली उनको। पर देखें IMF को खत लिख दिया और फिर मशहूर नारा क्या हम गुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट, हकीकी आज़ादी। फिर अमेरिका को कह रहे हैं कि जी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं किया, IMF को लिख दिया। लेकिन उनको अगर सियासत, प्रॉपर सियासत करते और मेच्योर सियासत करते ना, तो आज वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे हुए होते, 2/3 मेजोरिटी के साथ बैठते। पर नहीं, उनको नहीं आना। मेरे नज़र में उनका नज़रिया ये है कि जी मैं हूँ तो ये मुल्क भी होगा, हमारे अदारे भी होंगे, ये पार्लियामेंट भी होगी, सारा कुछ होगा। मैं उनको एक और देता हूँ PTI वाले को, भाई यार इजराइल और इंडिया को भी लिख दो, आ जाओ भाई, इलेक्शन में हमें नहीं मिल सकी 2/3 मेजोरिटी या नहीं, जो ठीक है हमारे राहिल भाई। नहीं, मेरी एक आखिरी बात जरूर, फिर मैं बात खत्म करूँ प्लीज। वो ये है कि जी मैं आखिरी जो बात है, आज जो TPK के चीफ मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, मैं रिपीट नहीं करूंगा, जो कौमी असेंबली में हुई, आप तीनों भाई बैठे हुए, मेरी बात लिख लीजिए। ये हालात रहे और हमारे सियासतदान 1 to 6 सबको कह रहा हूँ, अगर उन्होंने अपनी मेच्योरिटी नहीं दिखाई ना, तो 6 महीने का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, 6 महीने बाद ये पूरा निज़ाम लपेट दिया जाएगा। फिर लंबे अरसे के लिए फिर आप अस्सलाम वालेकुम देखिएगा, फिर इस मुल्क में देखिए कोई कसूरवार नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ये आपका नुक्ता नज़र जो है वो है, जाहिर है कि हमें भी तशवीश है कि ये निज़ाम कैसे चलेगा। आपको ऐड करना है मेज़बानों? आप में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जो इन्होंने बात की थी कि अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लिया होता तो ये इस वक्त बिल्कुल ही एक गेम होती। ये बात दुरुस्त है। और जाहिर है कि ये मुझे हमेशा एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि बात रही है कि अभी इस वक्त सारी वो US कांग्रेस और कांग्रेसमैन की जो पिटिशंस हैं उनको, उनसे बात हो रही है कि जी स्टेट डिपार्टमेंट क्यों नहीं काम करेगी। लेकिन अगर ये वही अमेरिका है जिसने आपकी हुकूमत गिराई है यार, तो आप उनके पास सब इस वक्त जाने का तो कोई तुक नहीं बनती। अब बहरहाल ये देखिए, राहिल भाई ने जो 6 महीने का वक्त दे दिया ना, हमारे बेशतर सियासतदान और तज्जिया नगार वो 1.5 साल की बात कर रहे हैं। लेकिन राहिल भाई का जो अपना एक तज्जिया है, जाविया है चीजों को देखने का, और एक्चुअली इसको समझ में भी आती है बात। अगर आप सिर्फ पिछले 2 दिन देख लें ना, पार्लियामेंट में जो परफॉर्मेंस रही है, जो शोर गुल नारे वो हुए हैं, वैसे उमूमन देखें पार्लियामेंट में ये होता रहता है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि कहीं कहीं पे ज्यादा राउडी हो जाता है। लेकिन ये जो डिटर्मिनेशन नजर आ रही है, हमारे जो इंडिपेंडेंस या ये सुन्नी इत्तेहाद वाले जीत कर आए हैं, तो इसलिए ये जो 6 महीने की इन्होंने बात की, ये बिल्कुल वो मतलब बिलीवेबल भी हो सकता है ये कि अगर ये बिल्कुल ही नहीं चला और ये इन्होंने बिल्कुल फ्रीज करके रख दिया तो कुछ भी हो सकता है। मुल्क के हालात तो वाकई काफी परेशान कुन और संगीन है। ठीक है ना, बिल्कुल। डॉक्टर अजमत साहब हैं इस्लामाबाद से। जी सर, एक लाहौर में 2 दिन पहले वाकया हुआ, वो खातून जी अशरा वाला, ठीक है, उस अपना वो जो ASP थी उसको बुलाया गया, शाबाश दी गई। अब मैंने किसी TV चैनल पे सुना है सऊदी अरब वालों ने भी उसको बुलाया है जी शाबाश देने के लिए जी। तो मैं सोच रहा था कि जिन लोगों ने वो सारा वाकया बनाया है उनको भी जरा शाबाश कोई अगर दे देता तो मेरा ख्याल है वो भी बेहतर था। दूसरी क्या बात है डॉक्टर साहब? हाँ जी, दूसरी सर, गजा की सूरत हाल देखकर कई चीजें मतलब फारिग हुई, जैसे अरब नेशनलिज्म है, मुस्लिम उम्मा, सिविलाइजेशन जो मगरिब की, एक चौथी चीज भी फारिग हुई, जो हमने अपने एटम बम पर इस्लामिक नाम रखा हुआ था ना, मेरा ख्याल है वो भी अब इस्लामिक को हटा दें, बस ठीक है, एटम बम वो पड़ा रहेगा ना, वो कि वो यूज नहीं होता लेकिन उससे डरता भी कोई नहीं है। बहरहाल ठीक है। एक तीसरी लास्ट बात, बहुत सारे जो तजिया निगार हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो एक बात करते हैं कि जनूबी एशिया में ये फैमिली सिस्टम चलता है और फैमिलीज को ही लीडर माना जाता है, और बात पूरी दुनिया की भी एग्जांपल दे देते हैं। लेकिन इनको जरा बता दिया करें कि असल में जहाँ डेमोक्रेसी चलती है ना और ये सिस्टम चलता है, तो ये फिर जो खानदान और फैमिलीज के नाम नहीं चलते। उसकी एग्जांपल है हमारे साथ में इंडिया में जो बीजेपी है, वो अब कोई फैमिली पार्टी नहीं है, तो अगर यहाँ भी सिस्टम चले तो ये फैमिलीज पीछे रह जाएंगी। बिल्कुल सही बात, सही बात। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है शायद एक वक्फा लेना है, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि यार इनकी हर बात के साथ मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ,
और अगर मैं थोड़ा सा एक दो चीजें ऐड भी करना चाहूंगा, मेरे ख्याल एक वक्फा ले लेते हैं, कुछ ताज़ा तरीन मालूमात हैं गजा के बारे में। आई थिंक लेट्स टेक अ ब्रेक, तो फिर उसके बाद आपको इनसे भी आगाह। वेलकम बैक जी। अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर अजमत साहब ने इस्लामाबाद से कॉल की थी, डॉक्टर साहब ने, और काफी अच्छा डायग्नोसिस किया है डॉक्टर साहब ने। पहले तो गजा के बारे में जी बिल्कुल, आज ही मैं एक देख रहा था एक तस्वीर, कसम से वैसी चीज है कि बंदा एक दो बार देख ले तो आप भूलेंगे नहीं। मैंने आप दोनों को भी भेजी थी, वुसत और शाहजेब, कि एक बंदा है उसके ऊपर से इजराइली टैंक गुजरा है, और अभी भी आप देखें तो उसके हाथ में वो जिप टाई है, हथकड़ी है, और टांग के साथ एक रस्सी बंधी हुई है। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा कि एक हिब्रू जबान के चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, लोग हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। ये है एक इंसानियत की मिसाल। अमेरिका का इसके ऊपर एक आया है रद्द अमल, एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी मजम्मत करनी थी, तो अमेरिका ने कहा कि नहीं यार देखें, आप दुरुस्त जबान इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये मतलब ऐसे तो अपना इंसाफी तो ना करें ना इसराइल के साथ। इसके अलावा मतलब फ्रांस के सदर मैक्रोन, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंडेम, लेकिन जितना भी ये गोरे कंडेम कर सकते हैं इसराइल को उतना उसने किया है। हैरत की एक बात ये भी है कि एक मेरे भारतीय सहाफी दोस्त ने मुझे भारतीय हुकूमत का भी भेजा है, वो भी एक तरह से कंडेम कर रहे हैं, और ये वाली भारतीय हुकूमत है। तो ये देख सकते हैं। अच्छा, एक नीम खुशखबरी ये है कि ईयू, यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया है कि वो UNRWA, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियंस, की इमदाद को दोबारा शुरू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारी तहकीकात चलती रहेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इमदाद अपनी बंद रखेंगे। तो कुछ हद तक वहां पर प्रेशर चला है। फिर ये जो बात की डॉक्टर साहब ने डायनास्टिक पॉलिटिक्स के बारे में, शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम सब थक गए हैं दिहाइयों से ये बात कर करके। जब भी लोग कहते हैं ये फैमिली पॉलिटिक्स है जी, हाँ ये हो गया वो हो गया, मैंने कहा आपने कभी सोचा है, आपने एक सेकंड के लिए पॉज करके अपने दिमाग को सोचने की कोशिश करें कि क्यों होता है ऐसे? क्योंकि आप सिस्टम को चलने ही नहीं देते। तो जब एक चीज वहां अटक जाती है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो प्रोग्रेस करे? अब बीजेपी या मोदी हुकूमत से आपकी हमारी 100 तनकीद हो तो हम 100 बार उनके साथ उनको तनकीद कर सकते हैं। वी मे नॉट एग्री विद देयर आइडियोलॉजी, देयर फिलॉसफी, लेकिन बात तो आपकी सही है ना कि सिस्टम चलेगा, गाड़ी चलेगी तो इंजन साफ होगा ना। यहाँ पर हम गाड़ी को चलने ही नहीं देते, और ये सबसे आसान टारगेट बन जाता है फिर कि ये देखें ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स है। कोई ये नहीं सोचता कि ऐसा क्यों है। ये ऐसा है कि आप जख्म की बात कर रहे हैं, लेकिन आप छुरी की बात नहीं कर रहे जिसकी वजह से जख्म हुआ है। बहरहाल अगले कॉलर है हमारी फैज अब्दुल मनान साहब क्वेटा से। अस्सलाम वालेकुम फैज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रार साहब और शाहजेब साहब, आप सबको सलाम। क्वेटा से बोल रहा हूँ, यख दस्ती हवाओं के साथ बारिश शुरू है। सर आप लोग एक मालूमात लेनी थी सर, जैसे हमारा मुल्क बना 1947 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब जुल्म ये है कि ना कहते तो इस्लामी बना, ना जमहूरी बना, और ना ही सदारती अस्करी निज़ाम बना यहाँ पे जी। ये हम किस तरफ जा रहे हैं, इससे कोई मतलब आप लोग अपनी राय दें सर। और दूसरा सर एक और जो मैं यहाँ बलूचिस्तान से आपका शेयर करना चाहूँगा, ऐसे लोगों को मुंतखब कराया गया इस इलेक्शन में जिसकी नेशनलिटी पर भी जो है सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नेशनलिटी भी पाकिस्तान की नहीं और उनके नेशनलिटी भी अफगानिस्तान की है। और फिर कुछ ऐसे लोगों को मुंतखब कराया गया ही नहीं नॉन नेशनलिस्ट पाकिस्तानी को, कि उनको 8वें नंबर पे थे, कोई 6ठे नंबर पे थे, कोई 3रे नंबर पे थे। और बाज़ लोग तो ऐसे मुंतखब हुए यहाँ से कि उनका अपने हल्के इंतखाब में वोट भी अंदराज नहीं है। तो ये पूछना था सर कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? इसी तरफ जा रहा है, इसी तरफ। और क्या हम महफूज हैं सर? हम लोगों को अमुक तो महसूस हो रहा है कि जिस तरह हमारे वोट का अहमियत नहीं है ना, हमारे वोट की अहमियत नहीं है, कल शायद हमारा भी कोई हैसियत नहीं रहे। जिस तरह आज गजा के मुसलमानों की कोई जो है उसका बात नहीं सुन रहा, तो शायद कल हमारा भी कोई नहीं सुनेगा। हमें तो ये डर लग रहा है, यकीन करें सर, जो अभी इलेक्शन हुए हैं इससे तो हमें ये डर लग रहा है। मुझे भी ये डर लग रहा है। हम उस कुत्ते की तरह हो गए ना, आपने कभी कभी देखा होगा वो रोड पर अपनी दुम के पीछे भाग रहा होता है गोल गोल। बिल्कुल सर, बिल्कुल अपने साय के पीछे भाग रहे हैं। कुछ ऐसा ही है कि एक रेस हो रही है ना, बाकी सब आगे निकले हुए हैं, हम गोल गोल अपने दुम के पीछे, और दुम को जब पकड़ लेते हैं कहते हैं हाँ हम जीत गए। लेकिन सर ये सॉरी, थैंक यू सो मच फैज साहब, आपके
उनकी दर्दमंदी जो है वो ज़ाहिर है आपके लहजे से और सवालों से झलक रही थी। असलम खान साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये केपीके के तमाम उलमा के बारे में केपीके के अक्सर लोग सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं, वो पश्तो में, पश्तो जबान में। तो इस तरह आपके तवज्जो से आप बोलने का ये कम हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो ये पश्तो में ना दें गालियां, या आप क्या कह रहे हैं? या गालियां ना दें या उलमा को ना दें या क्या करें? पश्तो में ये बोल रहा था कि गालियां देते और बातें करते, उलमा के पीछे तरह तरह के बहुत बुरे हाल बन गया है। अच्छा। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। जी जी, बस ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। वसीम खान हैं कराची से। जी सर। वालेकुम खान साहब, पड़ो साहब और जलानी साहब, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, हमेशा खुश रखे और आपके बच्चों को आपके आंखों की ठंडक बनाए इस जहाद करने के ऊपर। आमीन। बहुत मेहरबानी। और क्या कहते हैं, मेरे पास एक तजवीज़ है, शायद उससे कुछ पाकिस्तान बेहतर हो सके जी। अगर जो है क्या कहते हैं, ये जो हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब 18 ग्रेड उनको दिया जाए तो उनके जो है ना पासपोर्ट ले लिए जाए, उनकी फैमिली के भी और उनके भी, और उनको जो है जब वो रिटायर हो जाए तो रिटायरमेंट के 15 साल के बाद पासपोर्ट दिए जाए, ना उनके बच्चे बाहर जा सके ना वो जा सके, ताकि ये जो पैसे चोरी कर जो हमारे ले जा रहे हैं, ये पैसे हमारा चोरी नहीं कर ले जाएं। इसी घर में रोजाना डकैती होती रहेगी तो वो घर कैसे चलेगा? तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, वैसे इस में तो ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं है ना, इन्हीं के हाथ में सारे इख्तियारात हैं। अच्छा। यही चाहें तो सारे चोरों को पकड़ सकते हैं ना, लेकिन जब खुद चोरी करने पर लगे में तो किस तरह? ठीक है, हाँ, लेकिन वो फिर उसमें एक लीगल मसला आ जाएगा कि हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है पासपोर्ट, अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो। हाँ, देखें, बुनियादी तौर पे तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है ना जो वसीम साहब एक्सप्रेस कर रहे हैं। जाहिर है कि ना लीगली ये फीजिबल है, ना ही किसी एक तबके को टारगेट करना फीजिबल है। लेकिन जो मोटी बात आप कर रहे हैं उसमें चलें, आपने सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की बात की, लेकिन हमारे सोसाइटी के दीगर तबकात भी हैं, सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। इसके अलावा आपके यहाँ जो सरकारी दीगर अफसरान हैं, अहम ओहदों पे होते हैं, सभी ने अपना हिस्सा डाला है ना। और ये जो आपकी बात है कि जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बाहर हैं, जिनके बच्चे बाहर जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, जिनके पास नेशनैलिटीज हैं, ये बात बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत इस पे गम गुस्सा है कि जिन लोगों का स्टेक नहीं होता तो वो तो मुल्क की रेड मारेंगे, वो अपनी नस्लें तो आबाद कर रहे हैं बाहर, लेकिन यहाँ पे जो तबाही ला रहे हैं तो उन इंडिविजुअल्स का कोई मतलब दे आर अ प्रॉब्लम। लेकिन जाहिर है कि वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट नहीं है, और उसका तदारुक जो है इस तरह भी नहीं हो सकता कि पासपोर्ट ले लिए जाएं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन आपकी वजह है और बहुत लोग शेयर भी करते हैं। फिर ये भी है कि हम तीनों में से कौन किसको पकड़ेगा? ये बाजवा साहब किधर है इस वक्त? यार क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बात मैं सिर्फ अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ, बंदे को कभी कभी इंफॉर्मेशन चाहिए होती। मैं पता करके तुम्हें प्रोग्राम के बाद बता दूंगा। मैं पता करते 5वें सेकंड में बता। मोहम्मद मियाँ खान हैं इस्लामाबाद से। सर बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। मैं बात करना चाह रहा हूँ EOBI के हवाले से। जी, EOBI सर ये इतना बड़ा वाइट एलिफेंट डिपार्टमेंट है, हम गरीबों का, हम पेंशनर लोगों का पैसा खा के बैठे हुए हैं, सांप बन के बैठे हुए हैं। और इस पे इस वक्त वजीर आला कायम अली शाह जो साहब थे, उनकी जो अजीज हैं वो भी चेयरमैन बनी हुई हैं। खरबों रुपए का बजट इनके पास है, हमें 13,000 रुपया पर मंथ देते हैं। आप ये बताएं कि 13,000 रुपये में एक बंदे का घर चल सकता है? ये मुझे 13,000 रुपये में 4 फैमिलियों के मेंबर, 2 फैमिलियों के मेंबर चला के दिखाए। इतना पैसा इनके पास है, सारा पैसा ये हमारा पैसा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। 90 करोड़ रुपया पाकिस्तान स्टील ने इनको दिया था, लेकिन मैं स्टील का एक्स मुलाजिम हूँ, अब इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ हूँ। 13,000 रुपया ये पर मंथ मुझे देते हैं। अब ये बताएं 13,000 रुपये में मैं घर कैसे चला सकता? इनके पास जितना पैसा है सब
सीनियर सिटीजन लोगों का है, पेंशनर्स लोगों का है, उस पर अयाशी कर रहे हैं, अपना पेट्रोल खाते हैं अपने। मियां खान साहब, एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपने चूंकि यूएफबीआई की बात की, हमारे पास पहले भी काफी कॉल्स आई हैं, हमने उनसे राब्ते भी किए थे थोड़ा इसको समझने के लिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये रिकग्नाइज करेंगे कि हालिया मेरा ख्याल है कि चंद महीनों में आपका जो मंथली अलाउंस था वो कुछ बढ़ा है? वो पहले की निस्बत बढ़ा था, 1000 रुपये बढ़ा था। 1000 रुपये बढ़ा था, क्योंकि ये हमारे पास काफी कॉल्स आ रही थी जो पेंशनर्स और जिन लोगों की सेविंग्स हैं। हमने जब पता किया तो उन्होंने यही बताया कि ज़ाहिर है कि ये इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं इनको देखना होता है कि हम अगर 1000 बढ़ाएं तो हम इसको कितने साल और सस्टेन कर सकते हैं, अगर हम 3000 बढ़ाएं तो कितना कर सकते हैं। और पूरा ये पार्लियामेंट्री एक प्रोसेस था, एक एक्सपर्ट्स इसको स्टडी करते हैं, उसके बाद ये तय हुआ कि अगर इसको हमें सस्टेन करना है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, तो हम इतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, ये तो एक बात हो गई कि ईओबीआई से कितना अलाउंस मिलना चाहिए महंगाई और बाकी सारे मामला को सामने रखते हुए। दूसरा, इससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि इदारे को हेड कौन कर रहा है। जो आपके ख्याल में हेड कर रही हैं वो वहाँ पे नहीं है अभी, वो कहीं और है। और इस तरह ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये आते जाते रहते हैं। मोटी बात ये है कि एक इदारा है, वो उसका माजी एक्चुअली इतना बुरा नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप बाकी इदारों को देख लें तो इन्होंने फिर भी जो है ये डिलीवर करते रहे हैं। और अब जो है जो इन्होंने सिर्फ बढ़ाया 1000 रुपये बढ़ाया, उसकी हमें ये बताई गई वजह कि अगर आपने इसको जल्दी रन आउट नहीं करना है और इसको सस्टेन करना है, इतनी सारी फैमिलीज इस पर डिपेंड करती हैं, तो इतना ही हम इंक्रीज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सर आप माजी की बात करें, माजी में आप ये बताएं क्या जफर गोंदल को आप भूल गए क्या? ठीक है, अब हमें इसके बारे में पूरा बैकग्राउंड नहीं मालूम। बहरहाल ये है कि आपकी जो मोटी बात थी कि ये बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन है कि 13,000 में क्या होगा। थैंक यू सो मच। आप भी उन सैकड़ों लोगों में से हैं जो मुसलसल हमें कई साल से हमसे रब्ता करते हैं और हम आपके आवाज़ में आपकी बात आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नवीद कासिम साहब हैं मुल्तान से। जी नवीद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं, फरमाइए। जी शुक्रिया। सर मैं पाकिस्तानी हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पब्लिक सर्वेंट हैं, ये मुफ्त का पेट्रोल, मुफ्त की बिजली, मुफ्त की गैस किस खाते में ले रहे हैं और आवाम के ऊपर सिर्फ महंगाई है और कोई चीज नहीं है। ना हमारे चीफ साहब सोचते हैं, ना हमारे आर्मी चीफ साहब इस चीज को सोचते हैं कि कम अज कम इनकी अच्छी सैलरीज होती हैं, बाद इनकी फैमिली सारी बाहर होती हैं। ये पाकिस्तान में क्या ये पब्लिक सर्वेंट हैं या हमारे आका हैं बने हुए? इस बारे में भी आप अपने प्रोग्राम में काइंडली डिस्कस कीजिएगा। और सर एक दूसरा इशू है कि अगर हमारी कोर्ट्स अदालतें डेफेमेशन लॉ पे सख्ती से अमल दरामद कर दें तो पाकिस्तान की हालत बेहतर हो सकती है। अच्छा। कि झूठी बातें और जो यानी एक वो है, जिस तरह अब आप देखें यूरोपियन कंट्रीज में फेक न्यूज़ नहीं आ सकती। हमारे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जिन बंदों को पता ही नहीं होता और उन्होंने ऐसी ऐसी स्टोरियां की होती हैं, फिर बाद में उन्हीं के लिए आवाज़ उठाई जा रही होती है कि जी ये हैं, ये आज़ादी सहाफत है। कम अज कम येलो जर्नलिज्म तो हमारे मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। सही। ये अच्छा, ये सर यहाँ पर दो चीजें इतना कहना जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखें, जहां तक ये फ्री गैस, फ्री बिजली, कुछ फ्री नहीं होना चाहिए किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए अक्रॉस द बोर्ड। मैं तो कहता हूँ ऑल्टो से ऊपर गाड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो एक अलग बात है। जहां तक ये इन चीजों की बातें हैं सर, ये हर जगह होती है। फर्क ये होता है कि यहाँ पर हम उसको उस बंदे को उस वक्त पकड़ते हैं जब हम चाहते हैं। ये है। और वही बात आ गई जो मेरा ख्याल है कि शायद सही आवाज नहीं आ रही थी मुझे, लेकिन जहां तक मुझे समझ आई तो आप कह रहे हैं कि अगर कानून पर सही तरह अक्रॉस द बोर्ड फ्रीली और फेयरली अमल दरामद की जाए तो ये और बात बने। ये नहीं कि जी आज ये मेरे हक में झूठ बोल रहा है तो ये सही है, अगर कल मेरे खिलाफ इसने झूठ बोला तो फिर इसको मैं अंदर कर दूंगा। ये गलत बात है। अगर गलत है तो फिर सबके लिए गलत है, अगर सही है तो फिर सबके लिए सही है। जी एक वक्फा ले लीजिए।
जी, आज हम आपकी कॉल ले रहे हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब। जी सर, कैसे हैं? जी ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। मुझे ज़बानों के हवाले से बात करनी थी। हम हर साल जो है 21 फरवरी को जो है ना मादरी ज़बानों का दिन मनाते हैं जी, और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान जो है ना वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, जिसमें ज़बानों का बहुत बड़ा तनव्वुर है। बट ये है कि हमारे यहाँ एक दो ज़बानें हैं, अंग्रेज़ी और उर्दू है। दूसरी ज़बानों को हम जो है ना वो बस एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे, थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन के तौर पे 21 फरवरी को याद करते हैं, वरना तो उनको हम भूल ही गए हैं जी। तो ये जो इंडिजिनियस लैंग्वेजेस हैं इनको यानी कि नेशनलाइज किया जाए और उसमें शामिल किया जाए। अगर बहुत सारी ज़बानें होंगी तो उसमें कोई खराबी तो नहीं है जी। ये एक राय थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इस पर बात होती रहती है। जी मियां ताहिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब खोड़ो साहब, सर मैं आपको सलाम अर्ज करता हूँ, माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी जी। वैसे तो मुल्क के अंदर बहुत से तजर्बे किए जा चुके हैं, लेकिन अगर हमने देखा है कि एक छोटा सा तजर्बा किया कि हम इवन के अपने मुल्क की सफाई भी खुद सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो एक प्राइवेट कंपनी हायर की, तो उससे अपने मुल्क की, अपने शहर की हमने देखा सफाई करानी चाहिए, तो कदरे बेहतर रिजल्ट आए हैं जी। हमारा शहर अच्छा साफ सुथरा रहना शुरू हो गया। तो वाई नॉट के एक जो हमारे मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी है, एक ऐसी चीज है जिसने सियासी लीडर्स को भी अकोमोडेट करना है, अदर सब लोगों को उसने मुल्की मामलात में अकोमोडेट करना होता। वाई नॉट के सब तजर्बात होने के बाद हम इसी को चेंज करके देखें, कुछ इनके लिए फॉर्मेशंस करें, इनकी रिफॉर्म्स करें या इसको चेंज करें किसी दूसरे मुल्क के साथ मुशावरत के साथ। ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा एक रास्ता है जो हमें बहुत ज्यादा परेशानियां दे रहा है। पब्लिक की ओपिनियन को कोई कुछ नहीं समझ रही है, सियासियों को तो अब क्या कहें, कुछ पढ़े लिखे कुछ जैसे भी है, लेकिन ये हमारी बात को बिल्कुल फॉलो अप नहीं है। इससे मुल्क के लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतरी, अगर एक गन साफ हो सकता है बैरूनी मुल्क हेल्प से। मियां ताहिर साहब सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, इससे पहले कि आपकी लाइन कट जाए, ये आप किस शहर की बात कर रहे हैं? रावलपिंडी। पिंडी की। कहाँ की? पिंडी की। रावलपिंडी। और अच्छा, और वहां पर आपने कोई ये मतलब मैं सही तरह मुझे समझ नहीं आई, ये आपने किसी एक मखसूस इलाके में कोई प्राइवेट कंपनी है या ये क्या है? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे जो आप बात कर रहे हैं। ये सर जो थे ना हमारे पास एक कंपनी हायर की हुई थी, तुर्की की कंपनी थी ना, अलबराक के नाम से। ठीक है। हमारे पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पूरे मुल्क शहर टर्किश कंपनीज ने परफॉर्म किया, उनको ये ठेके दिए गए गार्बेज कलेक्शन के। कराची में हमने देखा कि चाइनीज कंपनी को भी इन्वॉल्व किया गया, लेकिन अब मतलब शुरू में तो हमें बाहर से लाना पड़ा क्योंकि हमारे पास जो है शायद वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो कंपनीज ही नहीं थी वेस्ट कलेक्शन की जो इस लेवल पे कर सके। लेकिन अब ये है कि हमारे जो बाकी शहर हैं, जैसे सिंध में अगर मैं बात करूं, सक्खर है, दूसरे शहर हैं, तो अब हमारे यहाँ लोकल कंपनीज जो हैं जिनके पास गार्बेज ट्रक्स होते हैं या पूरा ये सिस्टम होता है बिन्स का, अब उन्होंने आना शुरू किया है। लेकिन ये बात ठीक है कि आज से 10 साल पहले नहीं थी हमारे पास ये कैपेसिटी और हमें बाहर से कंपनियां लानी पड़ रही थी इस काम के लिए। इंटरेस्टिंग है शायद, मेरा ख्याल है इस पे हमें किसी दिन कोई प्रोग्राम भी करना चाहिए। बिल्कुल हम प्लान करते हैं, बात करते हैं इस पे, नोट कर लें। डॉक्टर इकबाल हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी रमजान आने वाले हैं इस मुल्क में जी, और महंगाई का एक अजाब और एक सैलाब आने वाला है जी। तो आप तीनों बड़े दानिश्वर हैं, क्या इसमें बताएंगे कि कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि हम मुसलमान रमजान में अगर कीमतें ना बढ़ाएं जी तो क्या हो? आप पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में अगर कह रहे हैं तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आप गल्फ चले जाएं या किसी और तुर्की चले जाएं, मलेशिया चले जाएं,
तो वहाँ के मुसलमान तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात करते हैं, बल्कि वहाँ तो कीमतें रोज़ेदारों की सहूलत के लिए ख़ासी हद तक कम रखी जाती हैं साल के दीगर महीनों के मुकाबले में, जबकि आपको और हमें यहाँ चाहे रेडी वाला हो या कोई परचून वाला या कोई बड़े स्टोर वाला, वो कहते हैं जी कमाने का एक ही महीना तो होता है, अब उसे में भी अगर ना कमाएं तो क्या करें। तो ये हालात हैं, तो इसमें क्या करें भाई? बस रूल ऑफ लॉ ले आए, चीजें ठीक हो जाएंगी। और वो रूल ऑफ लॉ जो है वो हम नहीं ला सकते 75 साल में। तो अगर वो हो तो फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, फिर ये प्रॉफिटियरिंग ना हो, लोगों की इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये हमें ठीक करना होगा और फिर हम सब हंसी खुशी रहने लगेंगे। ठीक है। आखिरी बात है कि हमें किसी और मुल्क के साथ कभी आप उस पैमाने से हमें ना नापा करें, हम काफी हटके हैं। हाँ ठीक है। चलें फिर प्रोग्राम खत्म कर देते हैं यहाँ। इजाज़त दीजिए, मंडे को फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। खुदा हाफिज़।